संपर्क शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है लीवर सिरोसिस, जो कि एक जीआई सिस्टम का मेन डिसऑर्डर माना गया है। आज के इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि लीवर सिरोसिस के क्या डेफिनेशन है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ईटियोलॉजी टाइप और साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लीवर सिरोसिस को एक सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको लीवर के बारे में ब्रीफली कुछ समझाना चाहता हूँ, ताकि अपन जो भी टर्मिनोलॉजी आगे यूज करें उनका अपन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए सबसे पहले अपन देखते हैं लीवर का स्ट्रक्चर, हल्का ब्रीफली देखते हैं कि क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से अपन आगे पूरा डिटेल आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि लीवर की एनाटॉमी की बात करें तो मैंने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब टू पार्ट मतलब दो लोब हैं, एक राइट लोब और एक है लेफ्ट लोब। लीवर को दो पार्ट में राइट लोब और लेफ्ट लोब की बात करें। यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यदि देखते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक सेल्स का एक ग्रुप होता है। एक स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप होता है, उन सेल्स को अपन बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। ये हिपेटोसाइट सेल्स होती है, इनके मध्य में एक जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के चारों तरफ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की सेल्स होती है, जिन्हें कि अपन कूपर सेल्स बोलते हैं। कूपर सेल्स, ये कूपर सेल्स क्या करती है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन बनाए रखती है, या कह सकते हैं कि बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करती है। इसी के साथ जो अपना हिपेटोसाइट सेल्स होता है, उनके जस्ट पीछे की साइड एक स्पेस होता है, वो स्पेस, उसी स्पेस को बोलते हैं अपन प्री साइनोसीडल स्पेस। इसी स्पेस में एक स्पेसिफिक इसमें भी प्रेजेंट होती है सेल्स, वो सेल्स, उन सेल्स को अपन बोलते हैं ईटोसेल्स। क्या बोलते हैं? ईटोसेल्स। ये ईटोसेल्स मेनली इनका फंक्शन क्या होता है, ये ईटोसेल्स क्या करती है, विटामिन ए का स्टोरेज करती है, विटामिन ए का स्टोरेज करती है। इसी के साथ साथ जो हिपेटोसाइट सेल्स होती है वो क्या करती है, एक स्पेसिफिक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। उस स्पेसिफिक फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, बाइल। उस स्पेसिफिक फ्लूइड को क्या बोलते हैं, बाइल। ये बाइल अनेक बाइल डक्ट से होता हुआ एक मेन डक्ट में आकर अपना बाइल जूस सीक्रेट करती है, और इसको बोलते हैं, इस मेन बाइल डक्ट को बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर जो राइट लोब में बताया, सेम स्ट्रक्चर हो कि वो इंटरनल किसमें होती है, लेफ्ट लोब में। अब वो सेम इसमें भी एक मेन हिपेटिक डक्ट होती है, जिसको अपन हिपेटिक डक्ट। अब ये जैसे लेफ्ट में है तो इसको क्या बोल दिया, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये क्या थी, राइट हिपेटिक डक्ट। अब ये दोनों डक्ट आगे जाके एक कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन, इसको बोल दिया आपने कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये डक्ट जो कि बाइल जूस को आगे की तरफ स्टोर करती है, इसमें गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर में बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो बाइल जूस होता है वो आगे की तरफ कॉमन बाइल डक्ट से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना बाइल जूस सीक्रेट कर देती है। साथ में पेनक्रियाज के जूसेस को या कंपोनेंट्स को साथ में लेते हुए किसमें ड्रेन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये
सेल्स होती है, वो सेल्स का नाम है क्या बताया, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट सेल्स के बीच में मध्य में साइटोप्लाज्मा होती है। साइटोप्लाज्मा के चारों तरफ एक मेन जो स्पेसिफिक सेल्स होती है प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करती है। उस सेल्स को बोलते हैं कुपर सेल्स। कुपर सेल्स हो गई, और ये जो हेपेटोसाइट्स सेल्स थे उनके जस्ट पीछे की तरफ जो स्पेस होता है उस स्पेस को प्री साइनोसॉइडल स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस में एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ईटोसेल्स। और ये ईटोसेल्स क्या काम करती है, विटामिन डी का स्टोरेज करती है। इसी के साथ अपन ने बताया था ईटोसेल्स थी जो वो क्या करती है, विटामिन ए का स्टोरेज करती है। इसी के साथ बताया कि जो हेपेटोसाइट सेल्स होती है वो एक स्पेसिफिक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। उस फ्लूइड को अपन ने बोलते हैं क्या, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करती है, विभिन्न अनेक बाइल डक्ट से कनेक्ट होती हुई मेन हेपेटिक डक्ट में अपना बाइल जूस सीक्रेट करती है। तो उसको बोल देते हैं अपन राइट हेपेटिक डक्ट। और सेम पोर्शन ये स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में होती है, उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये आगे जाकर गॉल ब्लैडर में स्टोरेज करती है बाइल को, और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू पेनक्रियास से इंक्लूड होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना ड्रेनेज कर देती है। अब जो ये लीवर की स्ट्रक्चर थी, इसी के साथ साथ एक ब्रीफली अपन देखते हैं कि लीवर का मेन फंक्शन है क्या। मतलब ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन जो मेन फंक्शन है यदि अपन इसका बात करें तो मेन लीवर का फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट कंटेंट्स का मेटाबॉलिज्म करना, तथा जो इम्पोर्टेंट सबस्टेंस होता है उनका लीवर में स्टोरेज करना। स्टोरेज के साथ साथ उन स्टोरेज को बॉडी की रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रोड्यूस करना। अब ये जो स्टोरेज होता है वो एक सर्कुलेशन के थ्रू होता है। उसी सर्कुलेशन को बोलते हैं अपन पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन में देख लेते हैं, एक तो जनरल सर्कुलेशन होता है। जनरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जनरल सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो डिसेंडिंग अरोटा होता है। डिसेंडिंग अरोटा से एक आर्टरी निकलती है, वो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है आपके लीवर में। कहाँ सप्लाई करती है ब्लड, लीवर में। और इसी आर्टरी को अपन नाम दे देते हैं क्या, हेपेटिक आर्टरी हो गई। इसी के साथ साथ क्या करता है, जो डिसेंडिंग अरोटा होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हो गए आपके, जैसे स्प्लीन हो गया, आपका स्टोमक हो गया, स्टोमक के जगह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज, इन्हीं में सब में क्या ब्लड सप्लाई करती है। अब ब्लड सप्लाई करने के साथ साथ जो भी ब्लड सप्लाई ऑर्गन में हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद जो कंटामिनेटेड बचते हैं, जो सबस्टेंस बनते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ये तीनों चारों पांचों वेन्स मिलकर एक मेन वेन का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं उसको, पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन हो गई। पोर्टल वेन क्या करता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पर ड्रेनेज करती है, लीवर। मतलब लीवर तक वो पूरा अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लाकर ड्रेनेज कर देती है। इसी के साथ वो पूरा ब्लड जो लीवर का फिर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसमें वो उसका जो भी सबस्टेंस होता है उनका मेटाबॉलिज्म करके जो हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन के थ्रू ये कहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाकर डायरेक्ट राइट एट्रियम में ड्रेनेज हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। तो सिंपल अपन देखें तो जो सिंपल सर्कुलेशन था उसमें जो क्या होता है, डायरेक्ट इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड राइट एट्रियम में पहुंचता है। लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है कि पांचों वेन्स, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से जो पांचों वेन है वो पांचों वेन क्या करती है, डायरेक्ट इंफीरियर केवा में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड को पहुंचाने से पहले कहाँ पर एक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पर पहुंचाती
लीवर में जाकर उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और फिर जो डेस्ट्रॉय बनता है मतलब डीऑक्सीजनेटेड बनता है वो हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाता है आपका इंफीरियर वेना केवा और डायरेक्ट राइट एट्रियम में। तो ये कुछ इसका अपन ने देखा लीवर का एनाटॉमी था और एक पोर्टल सर्कुलेशन था। ये इसलिए बताया गया है कि जो अपन लीवर सिरोसिस पढ़ेंगे उसमें मेनली ये ऐसे वर्ड आएंगे कि आप डायरेक्ट वहां पर जाके समझ लोगे कि इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि लीवर पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन क्या बताया, कीटो सेल्स का क्या फंक्शन है। तो ये अब बात करते हैं अपना मेन कॉज लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि जो लीवर की सेल्स होती है उनका डिस्ट्रक्शन या डैमेज हो जाता है। तो यदि सिंपल भाषा में अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, सिंपल भाषा में यदि अपन इसका डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर cells and formation of scar, then resulting altered liver function। यदि डेफिनेशन की बात करें तो जो अभी तक आपको पता है सेम वो का वो डेफिनेशन में है। डेफिनेशन में क्या है कि क्रोनिक और प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन होता है किसका, लीवर सेल्स। अब लीवर सेल्स की बात करें तो मेनली कौन सी लीवर सेल्स, हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स का जो सेल्स होती है लीवर सेल्स उनका क्रोनिक और प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, स्कार का फॉर्मेशन होता है। लीवर में स्कार का जैसे फॉर्मेशन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अल्टर्ड लीवर फंक्शन। जो मेन फंक्शन होते थे किसके, लीवर के, वो फंक्शन क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है। कहने का बात है कि जो लीवर प्रॉपर वर्क कर पाता है वो वर्क करने में फेलियर हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के बाद में अपन चलते हैं इसके इटियोलॉजी और टाइप्स के बारे में। क्या आप देखते हैं इटियोलॉजी और टाइप्स। इटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ द लीवर सिरोसिस। अब जो मैं इसके टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग इटियोलॉजी जो लीवर सिरोसिस है डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। बेसिकली इटियोलॉजी के आधार पर जो यदि अपन लीवर सिरोसिस का डिवाइड करें तो 4 पार्ट में इसको अपन कॉमनली मान सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका एल्कोहलिक सिरोसिस, दूसरा है आपका कौन सा बाइलरी सिरोसिस हो गया। तीसरे की बात करें तो कौन सा हो गया आपका कार्डियक सिरोसिस। और चौथा टाइप जो बात करते हैं लास्ट पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। 4 टाइप हो गए इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग, एल्कोहलिक सिरोसिस, बाइलरी सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। अब जैसे कि नाम से बताया कि किस आधार पर, जैसे एल्कोहलिक सिरोसिस मतलब ऐसा सिरोसिस जो कि अल्कोहल की वजह से हो रहा है। बाइलरी सिरोसिस मतलब जो बाइलरी की स्ट्रक्चर थी या उसका कंपोनेंट्स में डिस्टरबेंस की वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसको बाइलरी सिरोसिस। कार्डियक मतलब हार्ट फेलियर की वजह से जो सिरोसिस हो रहा है उसको कार्डियक सिरोसिस बोल दिया। और
एल्कोहलिक सिरोसिस। एल्कोहलिक सिरोसिस है जो कि मेनली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीवर सिरोसिस। ये क्या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लीवर सिरोसिस है। इसको यदि दूसरा आल्सो कॉल्ड लेनियर सिरोसिस, दूसरा नाम उसका लेनियर सिरोसिस से भी इसको जाना जाता है। अब मेनली ये होता क्यों है? ड्यू टू एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक एल्कोहल। किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एक्सेसिव मतलब अधिक और लंबे समय तक जो पर्सन एल्कोहल को इंटेक करता है उन पर्सन्स में एल्कोहल सिरोसिस देखने को मिलता है। इसके साथ अपन बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा टाइप था कौन सा? अपना दूसरा टाइप था बाइलरी सिरोसिस। बाइलरी सिरोसिस की बात करें तो बाइलरी मतलब किसकी वजह से? ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइलरी सिस्टम। भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसमें? बाइलरी सिस्टम में, या और ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर एंड बाइलरी डक्ट। कहने का मतलब है कि बाइलरी सिस्टम मतलब बाइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन उसका सर्कुलेशन कंडक्टली सही वजह से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? या तो मान लो बाइलरी जो सिस्टम है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन किस प्रकार का? या तो कोई स्टोन का उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? या तो आपके गॉल ब्लैडर में हो गया या बाइलरी डक्ट में। जैसा कि बताया था कि कॉमन बाइल डक्ट था, हेपेटिक कॉमन बाइल डक्ट था। इनमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो जो बाइल का सर्कुलेशन था वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसी की वजह से भी यदि ये स्टेज क्रोनिक स्टेज में लंबे समय तक प्रेजेंट रहती है तो वो बाइलरी सिरोसिस मतलब लीवर सिरोसिस को एक पॉजिटिव एजेंट बन जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं अपना तीसरा टाइप था कौन सा? कार्डियक सिरोसिस। कार्डियक सिरोसिस की बात करें तो कार्डियक सिरोसिस का मतलब जैसे नाम से पता है कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। अब ऐसे कोई पर्सन जिनका हार्ट काम नहीं कर रहा मतलब हार्ट फेलियर है, कोई पर्सन है जिसमें हार्ट फेलियर की कंडीशन प्रेजेंट है, तो उस पेशेंट में क्या होता है? जैसे उसका हार्ट पेशेंट फेलियर होता है तो उसमें क्या होता है? हार्ट फेलियर की वजह से जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है, फ्लूइड कलेक्शन इन द बॉडी, हार्ट फेलियर की वजह से क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और जो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है वो कहाँ पर हो जाता है? बॉडी में। अब जैसे फ्लूइड का कलेक्शन हो गया तो इसी प्रकार आपको बताया था कि पोर्टल वेन था, तो इस वजह से क्या होता है? इंक्रीज पोर्टल वेन प्रेशर। जो पोर्टल वेन था उसका भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और जो इंक्रीज प्रेशर हो जाता है उसी को एक टर्म बोलते हैं अपन पोर्टल हाइपर टेंशन। क्या बोल दिया उसका? पोर्टल हाइपर टेंशन। अब वो देखो ये कंडीशन आगे आपको पूरा डिटेल में बताएगी पोर्टल हाइपर टेंशन का है, कॉम्प्लिकेशन जो आएगा। लेकिन ये कंडीशन यदि लंबे समय तक रहती है कोई पेशेंट में तो वो क्या क्रिएट करता है? कार्डियक सिरोसिस, कार्डियक लीवर सिरोसिस। अब कार्डियक का पता लग गया क्यों? भाई कार्डियक हार्ट के फेलियर की वजह से
आपका लीवर डैमेज हुआ, लीवर अनफंक्शनिंग हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कार्डियक सिरोसिस। तो ये था अपना कौन सा, कार्डियक सिरोसिस हो गया। इसके बाद अपना चौथा टाइप है, अपना चौथा टाइप आ जाता है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इसका मतलब है कि लीवर में किसी प्रकार का कोई डैमेज या किसी प्रकार का इंजरी हुई है, कोई भी भारी इंजरी हो गई, इंजरी ऑन द लीवर। यदि मान लो किसी प्रकार की कोई भारी इंजरी हो गई लीवर पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन यदि कंटिन्यू रहता है तो उसमें हेपेटाइटिस के चांस बन जाते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस। और क्रोनिक हेपेटाइटिस रहता है तो वो किसको क्रिएट कर देता है, लीवर सिरोसिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस तो वो किसको कर देगा, लीवर सिरोसिस। तो मतलब पोस्टनेटल किसी इंजरी हुई, इंजरी के बाद इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन की वजह से हेपेटाइटिस क्रोनिक चला, क्रोनिक हेपेटाइटिस किसको प्रोड्यूस कर देता है, आपका लीवर सिरोसिस। तो ये तो थे इसके मेन ईटियोलॉजी में बोल सकते हैं और इसमें कोज भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार से कोज ईटियोलॉजी की वजह से टाइप डिवाइड किया। चार टाइप अपन ने पढ़े, कौन कौन से पढ़े, फर्स्ट था अपना कौन सा था, फर्स्ट एल्कोहलिक, दूसरा अपना था बाइलरी सिरोसिस, तीसरा था अपना कार्डियक सिरोसिस, चौथा था अपना कौन सा, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। ये तो बात हो गई अपना ईटियोलॉजी और टाइप्स ऑफ द लीवर सिरोसिस। अब जो लीवर सिरोसिस का मैं आपको बताना चाहता हूँ मेन पॉइंट क्या कि हो क्यों रहा है, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है, क्यों हो रहा है कि अल्कोहल लेने के बाद इतना बड़ा लीवर सिरोसिस डिजीज, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके थ्रू लास्ट में जाकर लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो उसी के लिए अपन उसको बोल सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस। एकदम इंपॉर्टेंट जो लीवर का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बोल सकते हैं कि किस प्रकार लीवर सिरोसिस होता है। अब अपना जो मोस्ट टाइप था इसमें कौन सा था, एल्कोहलिक मतलब अल्कोहल मोस्टली लीवर सिरोसिस क्यों होता है, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, अल्कोहल इंटेक लेने की वजह से। तो किस प्रकार एक पर्सन एक्सेसिव अल्कोहल अडॉप्ट करता है, उसके बाद लास्ट में जाकर लीवर सिरोसिस कैसे होता है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले एक्सेसिव एंड क्रोनिक इंटेक अल्कोहल। सबसे पहले पर्सन क्या करता है, ऐसा पर्सन जो कि एक्सेसिव और क्रोनिक इंटेक करता है अल्कोहल, तो उस पर्सन में क्या होगा, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल एंटर इनटू द लीवर फॉर मेटाबॉलिज्म बाय पोर्टल सर्कुलेशन। आराम से समझना है, एक्सेसिव लिया, एक्सेसिव लेने के बाद वो जो अल्कोहल था वो कहाँ एंटर किया, इनटू द लीवर में, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। किसके थ्रू गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि पार्शियल सर्कुलेशन के थ्रू आपको बताया गया। इसके बाद क्या करता है, जो अल्कोहल था, अल्कोहल इंक्रीज्ड एनएडी मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अल्कोहल की वजह से किसका
लेवल बढ़ रहा है NAD। अब अपन को यह देखना पड़ेगा कि NAD है क्या, इसका क्या फंक्शन है। एक मिनट सर, ये इसका स्पेलिंग बोल दीजिएगा ना। हाँ, ये थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा बच्चे नहीं एल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल की वजह से इंक्रीज हो जाता है। अब बात देखते हैं कि ये जो NAD क्या रोल करता है। NAD का मेन रोल की बात करें तो ये क्या रोल करता है, प्ले रोल इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। समझ में आ रहा है। NAD का मेन रोल क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है किसका, फैट का ऑक्सीडेशन करता है। अब जैसे इंक्रीज द NAD हुआ तो NAD क्या होता है, NAD जैसे इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने के बाद ये अपनी दूसरी फॉर्म में चला जाता है, उसको बोलते हैं अपन इंक्रीज NaDH2, रिड्यूस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म। अब अपन को पता है कि NaDH2 NADH का मान मतलब इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका जो मेन फंक्शन अपन ने क्या पाया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, तो ऑक्सीडेशन फैट का ऑक्सीडेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ, बढ़ गया। अब जैसे ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया फैट का तो इसके साथ इसका फॉर्मेशन हुआ इंक्रीज फैटी एसिड लेवल इन लीवर। फैट का ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ वो फैट किसमें टूटकर किसका फॉर्मेशन हुआ, फैटी एसिड, और फैटी एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया किसमें, लीवर में। अब जैसे फैटी एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो फैटी एसिड की वजह से क्या होता है, आपने देखा फैट में इंक्रीज द फैटी एसिड्स लेवल, इंक्रीज हो रहा है लीवर में। इसके साथ क्या हो रहा है, द फैट डिपोजिशन इन लीवर, फैट का डिपोजिशन हो गया किसमें, लीवर का। और इसी को अपन ने क्या बोल दिया, एक टर्म बोलते हैं स्टेटोइस या फैटी लीवर। इसको क्या बोल दिया, फैट का डिपोजिशन हो गया, उसको एक टर्म बोल दिया हमने स्टेटोइस या फैटी लीवर भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो फैटी लीवर था, फैटी लीवर, तो फैटी लीवर था, फैटी लीवर क्या करता है, कंप्रेशन ऑन इटियोसेल्स इन प्री साइनुसिडल स्पेस। जो फैटी लीवर था वो कंप्रेस किस पे डालता है, इटियोसेल्स जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, प्री साइनुसिडल स्पेस पर, जो आपको एनाटॉमी में बताया गया था, इटियोसेल्स। अब जैसे ये कंप्रेस किस पे डाला, इटियोसेल्स पे, तो इटियोसेल्स की क्या होती है, इंक्रीज इटियोसेल्स एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है इसकी, बढ़ जाती है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे इंक्रीज इटियोसेल्स एक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे इंक्रीज हुई तो इसके साथ साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज इटियोसेल्स कोलेजन प्रोटीन। कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन से क्या हुआ, इटियोसेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, जो इटियोसेल्स में कोलेजन प्रोटीन था उसकी एक्टिविटी में उसका लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसका, कोलेजन प्रोटीन। अब अपन ने पढ़ा
फाइब्रोसिस इन द लीवर, फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो गया और उसी को अपन ने क्या बोल दिया, स्क्वायर लीवर। लीवर में मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, लीवर स्क्वायर का, और जो स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया, लीवर सिरोसिस। क्या बोल दिया उसको, लीवर सिरोसिस। तो ये इसकी क्या थी, एक पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी आपको कहाँ से स्टार्ट की थी, पैथोफिजियोलॉजी एक्सेसिव इंटेक का, कोई पर्सन है जो एक्सेसिव इंटेक कर रहा है किसका, अल्कोहल का, वो अल्कोहल कहाँ एंट्री कर रहा है आपका, लीवर में, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बाय द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाता है, तो अल्कोहल की वजह से क्या होता है, जो NAD उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। NAD के बारे में बताया था कि निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका जो फंक्शन बताया था वो फंक्शन क्या था कि ये प्ले रोल करता है किसको, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट का ऑक्सीडेशन करता है। अब जैसे NAD फिर अपने दूसरा रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है, उसको बोलते हैं NADH। NADH हो गया। अब जो अपन ने मेन फंक्शन देखा था NAD का, क्या था कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या हो गया, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट, फैट किस में कन्वर्ट हो गया, फिर फैटी एसिड्स में, इंक्रीज द फैटी एसिड्स लेवल इन द लीवर में। अब जैसे फैटी एसिड्स का लेवल में इंक्रीज हो गया तो जो फैट का डिपोजिशन हो गया वो किस में हो गया, लीवर में। और उस टर्म को अपन ने क्या बोल दिया, स्टीओसिस। स्टीओसिस मतलब फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या करता है कि जो फैटी लीवर था वो कंप्रेस करता है किस पे, इटियोसेल्स पे। इटियोसेल्स जो कि किस में प्रेजेंट थी, प्री साइनोसॉइडल स्पेस था, जो लीवर के स्ट्रक्चर में आपको बताया था। अब जो इटियोसेल्स में कंप्रेशन पड़ता है, तो कंप्रेशन पड़ता है क्या होता है, इसकी जो इटियोसेल्स की एक्टिविटी थी वो बिकम बढ़ जाती है। अब एक्टिविटी जैसे बढ़ी, एक्टिविटी बढ़ने के बाद क्या होता है, जो कि उसमें एक्टिविटी बढ़ी तो उसमें जो कोलेजन फाइबर्स था, कोलेजन प्रोटीन्स, उसका लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कोलेजन फाइबर प्रोटीन का अपन को पता है किसका फॉर्मेशन करती है, फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस इन द लीवर, फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस के साथ किसका फॉर्मेशन हो गया, स्क्वायर फॉर्मेशन हो गया। और जब लीवर में स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया, जैसा कि डेफिनेशन में बताया था, स्क्वायर फॉर्मेशन, और उसको क्या बोल दिया अपन ने, लीवर सिरोसिस। तो ये तो थी इसकी क्या, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लीवर सिरोसिस। ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसके कुछ साइन सिम्टम्स, क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं। यदि साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसको एक ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक के थ्रू अपन इसको इजीली और क्लियरली समझ सकते हैं। उस ट्रिक को अपन ने नाम दिया ABCD और E। क्या नाम दिया, ABCD और E। इसी ट्रिक के आधार पर अपन पूरा इसका साइन सिम्टम्स क्लासीफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं अपन A मतलब एल्ब्यूमिन डिक्रीज। फर्स्ट की बात करते हैं ए मतलब एल्ब्यूमिन डिक्रीज। जो लीवर सिरोसिस है उसमें क्या होगा, एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जितने प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए आपका, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, लीवर में। लीवर जब आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, जो उसका मेन फंक्शन था, तो वो नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से क्या होता है, एल्ब्यूमिन का लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। अब थोड़ा सा आपको साइड में लेके चलता हूँ कि एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन होता है, वो एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है। एल्ब्यूमिन का मेनली फंक्शन क्या होता है, मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब अपन सभी जानते हैं कि ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसको मेंटेन बनाए रखता है। मतलब कहने के बाद ये कि जो इंट्रासेलुलर का फ्लूइड था वो ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से कभी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसको मेंटेन बनाए रखता है कौन, ऑन्कोटिक प्रेशर।
अब ये ऑन्कोटिक प्रेशर और ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता कौन? एल्ब्यूमिन। अब जब लीवर सिरोसिस हुआ, लीवर सिरोसिस में क्या हुआ आपका? एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम हो गई। एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम हुई तो डिक्रीज द आपका अमाउंट किसका कम हो गया? ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्रासेलुलर का जो फ्लूइड था वो कहाँ पर पहुंच गया आपका? एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल से बाहर आ गया। अब जैसे फ्लूइड बाहर आता है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं? तो सब फर्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा आपको, जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्लूइड था वो कहाँ पर आ गया? बाहर। इसके साथ साथ एसाइटिस मतलब फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में आपका एसाइटिस फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस के साथ साथ एक तीसरा सिम्टम्स आपको उसमें देखने को मिलेगा, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि जो लोअर लिम्स होते हैं, मेनली जो पिटिंग एडिमा देखा जाता है वो क्या? लोअर लिम्स बिलो द नी के नीचे जो एरिया होता है उस पे पिटिंग एडिमा आपको देखने को मिलेगा। किसमें? लीवर सिरोसिस के पेशेंट में। इसी के साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज वेट। जो पर्सन था उसका पेशेंट था उसका वेट भी क्या होगा? गेन होता जाएगा। गेन का रीजन क्या हुआ कि जो फ्लूइड था वो बाहर कलेक्शन हो रहा है, एडिमा हो रहा है, इसकी वजह से वेट भी उसका गेन हो रहा है। तो ये तो था आपका एफ और एल्ब्यूमिन डिक्रीज। दूसरी बात करते हैं अपन किसका? बी। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। दूसरे की बात करें तो जो लीवर सिरोसिस है उसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हो जाता है कि आपका हार्ट प्रॉपर वर्क आपका लीवर प्रॉपर वर्क कर नहीं पा रहा है, इसकी वजह से बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। इसी वजह से किसका लेवल बढ़ जाता है? इंक्रीज बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया। जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? जॉइंटिस हो गया। जॉइंटिस के साथ साथ क्या होगा आपका? येलो कलर्ड फेस एंड स्क्लेरा। तो फेस मतलब बॉडी, फेस और स्क्लेरा का कलर कौन सा हो जाएगा? येलो। उसी के साथ क्ले कलर्ड ऑफ स्टूल का कलर कौन सा होगा? क्ले कलर का हो जाएगा। उसी के साथ अपन और सिम्टम्स की बात करें तो कौन सा दिखेगा? और येलो इज कलर ऑफ यूरिन का जो कलर देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? येलो। तो बाइलरी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया, जॉइंटिस हुआ। जॉइंटिस के साथ साथ जो फेस, बॉडी और स्क्लेरा था उसका कौन सा कलर हो गया? येलो कलर हो गया। जो स्टूल का कलर क्ले कलर का हो गया। इसी के साथ जो यूरिन का कलर कौन सा? येलोइश कलर देखने को मिलता है। इसी के साथ अपन बी में ही इसी बी में एक बी सेकेंड बी मतलब एक बी और है। इसी के साथ इसका है बाइल जूस डिक्रीज। जो बाइल जूस का लीवर सिरोसिस की वजह से क्या होता है? बाइल जूस का लेवल भी क्या हो जाता है? सिक्रेशन भी क्या होता है? कम हो रहा है। क्योंकि जो आपकी सेल्स थी जो बाइल का फॉर्मेशन कर रही है उनके क्या डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से बाइल जूस का लेवल भी कम हो जाता है। बाइल जूस का यदि लेवल कम होगा तो उसकी वजह से क्या कंडीशन होगी? इंडाइजेशन देखने को मिलेगा। इंडाइजेशन होगा। इंडाइजेशन के साथ साथ क्या होगा?
मेलास की कंडीशन भी किसी कंडीशन में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम और वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। बाइल जूस की लेवल कम हुआ, इंडाइजेशन हुआ, मेलास की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ नोजिया और वोमिटिंग भी उस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ अपन जो सिम्टम्स चल रहे थे अपने उसमें बात करते हैं इसकी सी की। सी मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफेक्ट या डिक्रीज। अब अपन देखते हैं कि जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है आपका लीवर में। जब आपका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का उनका भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से उस पेशेंट में इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज बीटी एंड सीटी और उसके साथ साथ ब्लड विद स्टूल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ एनीमिया। अब एनीमिया है वो कि क्यों एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा अपन को लीवर सिरोसिस के पेशेंट में, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है कि जो लीवर सिरोसिस के फंक्शंस डैमेज है, उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो किडनी के फंक्शंस भी आपका डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। अब जो किडनी का फंक्शन डिस्टर्बेंस हुआ, इसी वजह से जो किडनी एक फॉर्मेशन करती है इरिथ्रोपोइटिन। किसका फॉर्मेशन करती है? इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करती है। और ये इरिथ्रोपोइटिन किसका फॉर्मेशन करता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। अब जो लीवर सिरोसिस का पेशेंट है उसमें क्या होगा, उसका किडनी डिस्टर्बेंस मतलब हाइपर रीनल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, जो इरिथ्रोपोइटिन है उसका भी फॉर्मेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यदि इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा तो प्रॉपर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यदि प्रॉपर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? एनीमिया। तो ये था एनीमिया की कुछ कंडीशन अपन को देखने को मिली। इसके बाद अपन बात करते हैं डी। डी मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, डिक्रीज्ड। डिटॉक्सिफिकेशन लेवल कम हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो भी वेस्ट मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट या ड्रग्स होती है उनका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लीवर। अब जब ये लीवर में सिरोसिस हो गया तो डिटॉक्सिफिकेशन का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से क्या होगा, देखने को मिलता है इंक्रीज टॉक्सिक इफेक्ट। इसी के साथ साथ क्या होगा, इंक्रीज अमोनिया गैस। यदि अमोनिया गैस इंक्रीज हो गई, इसी के जब अमोनिया गैस हो जाएगी तो उससे कुछ रिलेटेड सिम्टम्स उस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस हो गया। उसी के साथ साथ और एक अपन को मिल सकता है इंक्रीज्ड B1 B1 का जो लेवल था वो भी इंक्रीज इसमें मिलता है। तो क्या देखा, डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ गए। उसके साथ साथ अमोनिया गैस था उसका अमाउंट भी बढ़ गया। तो अमोनिया की वजह से बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, हेडेक। इसके साथ जो B1 का लेवल था वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब लास्ट में अपन बात करते हैं किसकी, इसोफेजियल वेरिसेस। इसोफेजियल वेरिसेस किसको बोलते हैं कि जब इंक्रीज द पोर्टल
फॉर्मेशन हो, किसकी वजह से हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब ये अधिकतर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो वेंस यदि क्रैक डाउन हो जाती है, फट जाती है, जिससे कि ब्लड बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में कभी कभी अपन को देखने को मिल जाता है मेलास, और एक होती है फीटल हिपेटिकस। एक मेन सिम्टम्स इसमें दिखता है फीटल हिपेटिकस। फीटल हिपेटिकस क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट होता है वो पेशेंट जब ब्रीथिंग करता है तो ब्रीथिंग के समय एक स्मेल टाइप का ब्रीथ बाहर, गैस बाहर आती है, मतलब जब वो ब्रीथ करने की कोशिश करता है तो ब्रीथ में एक स्मेल सी ब्रीथ बाहर आती है। तो ये इसोफेजियल का सिम्टम्स था, इसलिए अपन ने देखा कौन सा, ABCD। ABCD के साथ साथ एक अदर देख लेते अपन, अदर सिम्टम्स की बात करें तो जो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म भी कहाँ होता है, लीवर में। तो डिक्रीज एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब इसका एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गया, इसलिए क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से एक कंडीशन या एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन गायनेमिस्थेसिया। गायनेकोमिस्थेसिया मतलब ब्रेस्ट की जो टिश्यूज होता है उसमें एनलार्जमेंट देखने को मिल जाता है। तो अपन ने ये साइन सिम्टम्स देख लिए। साइन सिम्टम्स क्या क्या देखे, ABCDE के तहत देखे। A मतलब एल्ब्यूमिन डिक्रीज, B मतलब बाइलरी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। इसके साथ साथ दो देखे थे इसमें, बाइल जूस डिक्रीज। C का अपन ने क्या देखा था, क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट या डिक्रीज। इसके साथ अपन ने जो D देखा था उसका क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन डिक्रीज। E का अपन ने क्या देखा था, इसोफेजियल वेरिसेस। और एक अदर में अपन ने क्या किया था, जो डिक्रीज द मेटाबॉलिक ऑफ द एस्ट्रोजन। तो ये था इसके साइन सिम्टम्स। आज का वीडियो है उसी में केवल अपन ने साइन सिम्टम्स तक देखा। जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें अपन इसका वो जो भी कोज आगे की जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा, डायग्नोसिस किस प्रकार करेंगे, क्या क्या इसका मैनेजमेंट करेंगे, वो अपन देखते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स लिख कर बताइए।